नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका ये जो सुपर 20 बैच चल रहा है द नॉलेज प्लाजा के द्वारा, इसका आज कौन सा दिन है? तो इसका आज 8वां दिन है। 7 क्लासें इसकी हो चुकी हैं। 7 क्लासें एग्रीकल्चर की हो चुकी हैं और 7 क्लासें साइंस की हो चुकी हैं। तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये क्लासें नहीं देखी हैं, वो सुपर 20 बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ये सारी क्लासें देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में सुपर 20 नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर जाके ये सारी क्लासें देख सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो कल वाला वीडियो रहेगा उसमें आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें किस किस के 100 क्वेश्चन रहेंगे? इसमें 50 एग्रोनॉमी के क्वेश्चन रहेंगे और 50 आपके हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे। हॉर्टिकल्चर में कुछ फ्रूट साइंस के होंगे और कुछ फ्लावर साइंस के होंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा ऋतु से पहले बोई जाने वाली फसल को किस नाम से जाना जाता है? वर्षा ऋतु आने से पहले जो फसलें बोई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? जो जायद फसलें कहते हैं। जो वर्षा ऋतु से पहले फसलें बोई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जायद फसल कहते हैं। और वर्षा ऋतु में तो खरीफ फसलें बोई जाती हैं। तो वर्षा ऋतु से पहले कौन सी फसलें बोई जाती हैं? जायद फसलें। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म की फसलों की पैदावार की गणना करने के लिए उसकी तुलना स्थानीय फसलों की औसत उपज से की जाती है। ये UPPCS प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतना टफ नहीं पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए, तो इसका आंसर देख लीजिए। वैसे इसका आंसर सही हो जाएगा फसल पैदावार सूचकांक। क्या होता है? फसल पैदावार सूचकांक। आपके एग्ज़ाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल ही पूछे जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसे ही अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तिलहन वर्ग की एक फसल जिससे रेशा भी प्राप्त होता है। मूंगफली, सरसों, अलसी या सनई। तो तिलहन वर्ग की कौन सी ऐसी फसल है जिससे रेशा भी प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? अलसी से प्राप्त होता है। किससे? अलसी से। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करते रहेंगे, तो आपके एग्रीकल्चर में 50 से 60 जो 60 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कम 50 से 55 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। बिल्कुल सही 50 से 55 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे अगर आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। तो 50 से 55 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आपके फंस जाएंगे और वो बिल्कुल सही हो जाएंगे आप लोगों के। 60 क्वेश्चन तो आते ही हैं और 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो थोड़े टफ होते हैं। तो 55 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे 50 से 55 के बीच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जई का बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है। जई का बीज प्रति हेक्टेयर कितना बोया जाता है? जई की बीज दर कितनी होती है? तो ये होती है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र है। गन्ने में शर्करा किससे ज्ञात करते हैं? तो ये ज्ञात करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से। किससे ज्ञात करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर। डी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है। ये आप लोग याद कर लेंगे। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण कौन सा होता है? गन्ना प्लस आलू। गन्ना प्लस आलू, शुगर कैन प्लस पोटैटो। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है गन्ना प्लस आलू। ये आप लोग नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण क्या होता है? गन्ना प्लस आलू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं?
मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ने की फसल में फूल आने का समय क्या है? गन्ने की फसल में फूल आने का समय क्या होता है? तो ये होता है फरवरी। कब आता है? फरवरी। और गन्ने में पुष्प निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं। नोट कर लीजिए, गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं। एरो नोट कर लीजिए आप लोग। और इसके निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? इसके निकलने की क्रिया कहलाती है एरोइंग। गन्ने के पुष्पक्रम के निकलने की क्रिया एरोइंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण कौन सी बीमारी बन जाती है? तो ये कौन सी बीमारी बन जाती है? पेलाग्रा। पेलाग्रा बीमारी अधिक मक्का के सेवन करने से भी बन जाती है। आप लोग नोट कर लेंगे अगर आप पता नहीं है तो। जो पेलाग्रा बीमारी होती है वो अधिक मक्का के सेवन करने से भी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत चार धान की किस्म पककर तैयार हो जाती है। जो साकेत चार धान की किस्म होती है वो कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? तो ये हो जाती है 100 से 120 दिन में। कितने दिन में? 100 से 120 दिन में। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीरा किस फसल की किस्म है? मंजीरा किस फसल की किस्म है? कुसुम की, सूरजमुखी की, आलू की या जई की? तो मंजीरा किस फसल की किस्म है? कुसुम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास के रेशे बने होते हैं। तो कपास के रेशे किससे बने होते हैं? सूत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज या पेपर बनाए जाते हैं। इनमें से कागज या पेपर कौन सी फसल से बनाए जाते हैं? अरहर से, सनई से, बाजरा से या अलसी से? तो कौन सी फसल से बनाए जाते हैं? अलसी से। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? तो वो है चना। भारत की मुख्य दलहन फसल है चना। और सबसे अधिक चने का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक चने का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है भारत में। भारत में ही सबसे अधिक चने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकुल और संश्लिष्ट किस्मों का निम्नांकित में से किसमें उपयोग होता है? तो जो संकुल और संश्लिष्ट किस्में होती हैं वो आप लोगों ने मक्का में पढ़ी होंगी। मक्का में ही इसका यूज होता है, संकुल और संश्लिष्ट किस्मों का। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हम यही बताने के लिए बैठे हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो पढ़ने से फ़ायदा ही क्या है? वैसे इसमें अगर कुछ ज़रूरी चीज़ है बताने के लिए तो वो हम आपको बता देते हैं। लग रहा है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वो हम आपको बता देते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं ऑफलाइन कमेंट में। अरहर में दाना व डंठल का अनुपात कितना होता है? तो अरहर में दाना व डंठल का अनुपात कितना होता है? 1:, कहाँ जा रहा है ये? 1:6:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विकसित हुआ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें है? जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसका उपयोग किसमें है? तो ये है कपास में। इसमें कपास में। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको आप लोग सही से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इधर आपकी फसल दी हुई हैं, इधर आपकी फसल दी हुई हैं और इधर आपकी प्रजातियां दी हुई हैं। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कपास की प्रजाति दिग्विजय है। हाँ है, कपास की प्रजाति तो दिग्विजय है। सोयाबीन की ब्रैग भी है। मूंगफली की A की 12 से 14 भी है।
लेकिन सूरजमुखी की वैरायटी अरुणा नहीं है। जो अरुणा है वो सूरजमुखी की वैरायटी नहीं है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है। तो गेहूं की चपाती बनाने का गुण किस पर निर्भर करता है, ये करता है ग्लूटीन पर। गेहूं की चपाती बनाने का गुण ग्लूटेन पर निर्भर करता है। ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन जो गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है उसको ग्लूटेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की नर्सरी उगाने की डेपोक विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। धान की नर्सरी उगाने का डेपोक विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। तो डेपोक विधि की खोज कहाँ पे हुई थी, मनीला फिलीपींस में। जो डेपोक पद्धति थी वो मनीला फिलीपींस में खोजी गई थी। इसकी जो नर्सरी है वो 12 से 14 दिन में पककर वो 12 से 14 दिन में बोवाई हेतु तैयार हो जाती है। 12 से 14 दिन में इसकी नर्सरी 12 से 14 दिन में रोपाई हेतु उपयुक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग इसको नोट करते चलिए, जो हम एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरे फसल के बोने को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरसीम के बीज का उपचार करते हैं। बरसीम के बीज का उपचार किससे करते हैं, तो सब लोगों को पता होगा, बरसीम लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, तो इसके बीज का उपचार किससे करते हैं, इसके बीज का उपचार राइजोबियम कल्चर से करते हैं। किससे करते हैं, राइजोबियम कल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सभी ऋतुओं में बोई जाती है। इनमें से कौन सी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है, गन्ना, मूंगफली, मसूर या मक्का। तो इनमें से कौन सी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है, मक्का। मक्का तीनों ऋतुओं में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोथा किस कुल का पौधा है। मोथा किस कुल का पौधा है, साइप्रेसी, मालवेसी, ग्रेमिनिका या लिलियेसी का। तो मोथा की फैमिली कौन सी है, मालवेसी। मोथा की फैमिली है मालवेसी। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, मोथा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, साइप्रस रोटंडस। साइप्रस रोटंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित माध्यमों में से किस एक में अरहर या रेड ग्राम की उत्पत्ति हुई थी। तो अरहर को आप लोग को पता होना चाहिए कि अरहर को और क्या बोलते हैं, रेड ग्राम भी बोलते हैं अरहर को, या पीजन पी। तो कहाँ पे हुई थी अरहर की उत्पत्ति, अफ्रीका में हुई थी। बी ऑप्शन सी हो जाए इसका, अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़ देंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं, छोड़िएगा मत। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूची 1 फसल को सूची 2 वानस्पतिक नाम के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। इस इधर जो है वो फसल दी हुई हैं, ये जो है ये आपकी फसल दी हुई हैं और इधर बॉटनिकल नेम दिया हुआ है। तो इसमें नीचे आपके ऑप्शन है, इसके हिसाब से इसमें आंसर बताना है। तो अलसी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, अलसी का बॉटनिकल नेम होता है लिनस यूसिटेटिस। अलसी का बॉटनिकल नेम होता है लिनम यूसिटेटिसियम। यूसिटेटिसियम। और जो नाइगर है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है गोइजोरिक एविसिनिका। अलसी का ये होता है और नाइगर का ये होता है,
और मशहूर का क्या होता है, मशहूर का होता है लेंस एस्कुलेंटा, मशहूर का लेंस एस्कुलेंटा। और जूट का क्या होता है, तो जूट का होता है कोरकोरस कैप्सुलरिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले जो ए ऑप्शन है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 3, 4, 2, 1, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है, भारत में किस फसल का। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये भी बता दिए। तो आप लोग उसमें घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो वो भी आपके क्वेश्चन सारे उसके सारे सॉल्व हो जाएंगे, केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है। तो किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है, धान का। किसका है, धान का। जो भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, आप लोग नोट कर लेंगे, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो वो है धान। और उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, नोट करिए, उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो वो है आपकी गेहूं। गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्य फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अधिक उपजदायी प्रजातियां HYPS कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है, मतलब के हाई यील्डिंग वेराइटीज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, हाई यील्डिंग वेराइटी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया 1965-66 में। कब किया गया, 1965-66 में, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट हाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है, तो जो मैट नर्सरी होती है उसका संबंध धान फसल से है। मैट नर्सरी किस में यूज की जाती है, धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीसा के प्रयोग का संबंध है, लीसा के प्रयोग का संबंध किससे है, तो लीसा के प्रयोग का संबंध किससे है, तालाब में मत्स्य पालन से। CPRI द्वारा विकसित पहली GM पोटैटो में प्रोटीन मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन, उपयुक्त जीन कौन सा होता है, ये आप लोग हमको ऑफलाइन कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए, इनमें से सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उपरोक्त प्रदेशों का उनके क्षेत्र और उत्पादन के संदर्भ में दाशमान क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसमें ये बताना है कि उत्पादन के संदर्भ में, मतलब कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है वो सबसे पहले लिखना है, ऐसे ही नंबर से लिखना है। तो सोयाबीन का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और दूसरे नंबर पर किस पर होता है, महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पे राजस्थान में, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन तो मध्य प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे पे राजस्थान और चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होता है, तो नील हरित शैवाल का प्रयोग में किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का, ये किया जाता है धान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या सूरजमुखी। तो कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, तो ये होता है जो सोयाबीन का तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। सोयाबीन का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें लेनोनिक एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन में कितना लेनोनिक एसिड पाया जाता है, 56 से
60%, 56 से 60% लेनोनिक एसिड पाया जाता है सोयाबीन में। और सूरजमुखी में कितना पाया जाता है? तो सूरजमुखी में पाया जाता है 64%, 64% लेनोनिक एसिड। सूरजमुखी के तेल में 64% लेनोनिक एसिड पाया जाता है, सोयाबीन के तेल में 56 से 60% लेनोनिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक दीवालों का वध से अधिकांश प्रभावित होती है जो विभिन्न अक्षांशों पर विकिरण का प्रकार्य है? तो कौन सी अवस्था है? पुष्पन अवस्था। कौन सी है? पुष्पन अवस्था। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिकाऊ खेती की संकल्पना की विशेषता है? टिकाऊ खेती की संकल्पना की विशेषता कौन सी है? तो यह बड़े उत्पादन में बाधा नहीं डालता। यह है बड़े उत्पादन में बाधा नहीं डालता, लेकिन संसाधन आधार के रखरखाव की अतिरिक्त मांग करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यह बड़े उत्पादन में बाधा नहीं डालता, लेकिन संसाधन आधार के रखरखाव की अतिरिक्त मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ पे सूची 1 में फसलें दी हुई हैं और सूची 2 में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं दी हुई हैं, तो इनको सम्मिलित करना है। तो इधर आपकी जो फसलें दी हुई हैं और इधर सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं दी हुई हैं। तो जौ में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? जौ में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है दौजी बनना और पुष्पन। क्या होती है? दौजी बनना और पुष्पन। और मूंगफली में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? तो मूंगफली में होती है पुष्पन और फली बनना, पुष्पन और फली बनना। कपास में क्या होती है? तो कपास में होती है पुष्पन और फलन। कपास में जो होती है पुष्पन और फलन। और मक्का में बल्लकर और वर्तिकाग्र अवस्थाएं, बल्लकर और वर्तिकाग्र अवस्थाएं। तो चलिए इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जौ का क्या है? जौ का 2 है, ए का 2 और बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 3 4 1। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 2 3 4 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसका ध्यान से आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती है। तो मूंगफली में कर्षण क्रिया किस समय नहीं की जाती है? तो मूंगफली में कर्षण क्रिया जो है, जो पैगिंग समय होता है, पैगिंग के समय, पैगिंग अवस्था जो होती है उस समय मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती है। पैगिंग को अधिक कीलन भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय अगर मूंगफली में कर्षण क्रिया की जाएगी तो उसका जो पैगिंग होगा, जो मूंगफली जिसमें निकलेगी वो उसका नष्ट हो जाता है, इसलिए पैगिंग के समय कर्षण क्रिया नहीं की जाती है। तो इसमें पैगिंग क्रिया कब होती है? पैगिंग क्रिया बुवाई के 55 दिन बाद शुरू होती है। कितने दिन बाद? बुवाई के 55 दिन बाद शुरू होती है पैगिंग क्रिया, बुवाई के 55 दिन बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक किसान के पास गेहूं की फसल को केवल एक सिंचाई देने की उपलब्धता हो तो फसल वृद्धि की किस अवस्था पर वह सिंचाई करेगा? तो किस अवस्था पर सिंचाई करेगा? CRI स्टेज। कल भी आपको बताया था, अगर केवल एक ही सिंचाई का पानी उपलब्ध है तो CRI स्टेज, और 2 सिंचाई का पानी उपलब्ध है तो CRI और फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपास 120 प्रजाति है। तो उपास 120 किसकी प्रजाति है? ये अरहर की प्रजाति है। उपास 120 जो है वो अरहर की प्रजाति है। कहाँ जा रहा है ये? उपास 120 किसकी प्रजाति है? अरहर की प्रजाति है। और कैसी प्रजाति है ये? तो ये अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजाति है। उपास 120 है वो अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजाति है। आप लोग इसमें एक बात नोट करेंगे, कॉपी पेन ले लीजिए और हम जो बोल रहे हैं वो नोट करिए। अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है? नोट करिए, अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है? तो ये कौन सी है? अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति है प्रभात। प्रभात।
प्रभात जो प्रजाति है वो सबसे जल्दी पककर तैयार हो जाती है। कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? 110 से 115 दिन में। अरहर की जो प्रभात प्रजाति है वो सबसे जल्दी पककर तैयार हो जाती है 110 से 115 दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है? तो प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास में जिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र है। कपास में जिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र कौन सा है? तो ये है लिंक का वजन अपॉन कॉटन का सीड इंटू 200। लिंक का वजन, लिंट का वजन अपॉन कॉटन सीड का वजन इंटू 200। बी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो मिट्टी रहित माध्यम में कौन सी पौध उगाई जाती है? जो डेपोक विधि होती है उसमें मिट्टी रहित माध्यम में धान की पौध उगाई जाती है। मिट्टी रहित माध्यम में धान की पौध उगाई जाती है डेपोक विधि में। डेपोक विधि की खोज मनीला फिलीपींस में हुई थी। ये की पौध जो होती है वो 12 से 14 दिन में तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है। चना खूंटी बनना, गेहूं कल्ले निकलना, मक्का नरमंजरी निकलना, तंबाकू शीर्ष कर्तन। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो चना खूंटी निकलना। गेहूं में कल्ले तो निकलते हैं, मक्का में नरमंजरी भी निकलता है, तंबाकू में शीर्ष कर्तन भी होता है, लेकिन चना में खूंटी बनना नहीं होता है। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न फसलों में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है? इनमें से सबसे अधिक बीज दर किसकी है? तो इन सब की बीज दर देख लीजिए। इन सब की बीज दर कितनी होती है? मसूर की, पहले बाजरा की बीज दर देख लीजिए। बाजरे की बीज दर कितनी होती है? तो ये होती है 3 से 4 किलोग्राम। बाजरे की बीज दर होती है 3 से 4 किलोग्राम। 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर रोपाई है तो पहले चारा है देख लीजिए। बाजरे की चारे के लिए बीज दर कितनी होती है? चारे के लिए बीज दर होती है 10 से 12 किलोग्राम। आप लोगों को नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। बाजरे की बीज दर होती है 3 से 4 किलोग्राम और चारे के लिए अगर पूछी जाए तो 10 से 12 किलोग्राम। और एक और होती है रोपाई हेतु। बाजरे की रोपाई हेतु बीज दर कितनी होती है? रोपाई हेतु बीज दर कितनी होती है? 2 किलोग्राम। रोपाई हेतु बाजरे की बीज दर होती है 2 किलोग्राम। और बाजरे में रोपाई विधि की खोज किसने की थी? रोपाई हेतु बीज दर 2 किलोग्राम हो गई। और रोपाई विधि की खोज किसने की थी? तो रोपाई विधि की खोज की थी RL गौतम ने। RL गौतम। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। रोपाई विधि की खोज किसने की थी? RL गौतम ने। बाजरे की हो गई। अब नेक्स्ट देखिए मूंगफली की। तो मूंगफली की कितनी होती है? मूंगफली की बीज दर होती है, मूंगफली में 2 होती हैं, एक गुच्छेदार, एक फैलने वाली। तो सबसे पहले देखिए फैलने वाली की। मूंगफली में फैलने वाले की बीज दर होती है 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जो गुच्छेदार होती है उसकी होती है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अरहर की बीज दर कितनी होती है? तो अरहर की होती है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और मसूर की बीज दर कितनी होती है? तो मसूर में भी 2 होती हैं, एक अगेती होती है, एक पछेती। तो अगेती की होती है 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जो पछेती होती है उसकी होती है 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो सबसे अधिक इसमें बीज दर किसकी हुई? मूंगफली की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली। मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक बीज दर इसी की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुवाई के लिए आवश्यक 3 कलिकाएं वाली टुकड़ों की संख्या होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुवाई के लिए आवश्यक 3 कलिकाओं वाली टुकड़ों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है, वैसे तो इसमें जो 3 आंख वाले टुकड़े बोते हैं वो एवरेज होता है 35 से 40 हज़ार। कितने टुकड़े बोते हैं? 35 से 40 हज़ार। 35 से 40 हज़ार टुकड़े बोते हैं। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? तो इस ऑप्शन के हिसाब से लगभग 30 हज़ार सही हो जाएगा। लगभग 30 हज़ार।
और अगर पूछ लिया जाता है कि गन्ने में एक आंख वाले टुकड़ों की संख्या, गन्ने के 1 हेक्टेयर खेत में एक आंख वाले टुकड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 1,20,000, 1,20,000, 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सी मक्का की हाइब्रिड नहीं है? इनमें से मक्का की हाइब्रिड किस्म कौन सी नहीं है? तो जो किसान है वो मक्के की हाइब्रिड किस्म नहीं है। ये कैसी है? ये शंकुल प्रजाति है मक्का की। अब आप लोग अपना अपना नाम भेज दीजिए, अटेंडेंस दे दीजिए अपनी अपनी, जिससे आप लोगों को PDF प्रोवाइड हो सके। एक ही बार नाम लिख के भेजेंगे आप लोग। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना अपना नाम लिख के भेज दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ग्रंथि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है, जड़ ग्रंथि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है, तो कौन सा तत्व सहायक है जड़ ग्रंथि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए? मॉलिब्डेनम। जो मॉलिब्डेनम तत्व है वो जड़ ग्रंथि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरसों की अधिकतम उपज लेने के लिए पौध ज्यामिति है, सरसों की अधिकतम उपज लेने के लिए पौध ज्यामिति कितनी होती है? 60 × 30 सेंटीमीटर, 60 × 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्रोनॉमी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मक्का, गेहूं प्लस चना मूंग की फसल चक्र गहनता कितनी होती है? तो इसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो आप लोग दोबारा नोट्स कर सकते हैं। फसल चक्र गहनता बराबर क्या होता है? तो कुल फसलों की संख्या, फसल चक्र से गहनता बराबर होता है कुल फसलों की संख्या, कुल फसलों की संख्या, कुछ फसलों की संख्या अपॉन फसलों द्वारा लिया गया कुल समय, फसलों द्वारा लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय, कुल समय इंटू 100। आप लोग नोट कर लेंगे अगर नहीं पता है तो, और उसी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है एग्रोनॉमी का। अरोड़ा एक म्यूटेंट प्रजाति है, तो अरोड़ा किसकी प्रजाति है? अरोड़ा जो है वो सोयाबीन, वो अरंडी की प्रजाति है, सोयाबीन की नहीं अरंडी की प्रजाति है। अरोड़ा अरंडी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोगों के ये फ्रूट साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पोमोलॉजी में, फ्रूट साइंस के, हॉर्टिकल्चर में जो पोमोलॉजी होता है उसके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो इनके क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फ्लावर साइंस के भी, आज के वीडियो में आपके फ्रूट साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। और ये एग्रोनॉमी वाले भी कल से, जो कल वाली आपकी क्लास होगी उसमें आपके 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो सारे सब्जेक्ट के होंगे, एग्रीकल्चर के जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के होंगे। चलिए, तो अर्काश्याम किस फल की संकर किस्म है? अर्काश्याम किस फल की संकर किस्म? तो ये किसकी है? ये है अंगूर की, अंगूर की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल वृक्ष में प्रसारण की सबसे अच्छी विधि है। लीची में प्रसारण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो लीची में प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? एयर लेयरिंग के द्वारा, एयर लेयरिंग या बायो लेयरिंग। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कटहल फल पेड़ किस कुल से संबंधित है? कटहल की फैमिली कौन सी है? तो कटहल कौन सी फैमिली में आता है? मोरेसी में, कटहल की फैमिली है मोरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमरूद के फल वृक्ष मृगबहार में किस महीने में फल प्रारंभ होते हैं? मृगबहार, अमरूद के फल वृक्ष मृगबहार में किस महीने में फल प्रारंभ होते हैं? तो किस महीने में होते हैं? ये होते हैं अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। डी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शतगुड़ी किस फल की उत्तम प्रजाति है? शतगुड़ी किस फल की उत्तम प्रजाति है? तो जो शतगुड़ी है वो किस फल की उत्तम प्रजाति है? मीठा संतरा, स्वीट ऑरेंज।
आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही है, द नॉलेज प्लाजा पे जो सुपर 20 बैच चल रहा है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। इसकी डेली कब कब क्लास होती है, तो इसकी डेली शाम को 8 से 9 साइंस की क्लास होती है और सुबह 8 से 9 एग्रीकल्चर की क्लास होती है। सुबह वाली क्लास हम लेते हैं और जो शाम को क्लास होती है वो आपके टॉपर मंसल लेते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक, जो लोग मतलब कि अभी जुड़े हैं, अभी तक की वीडियो नहीं देख पाई हैं, तो वो लोग प्लेलिस्ट होगी सुपर 20 बैच के नाम से, उसमें जाके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। 1 जुलाई से ये बैच शुरू हुआ है, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं हुई है, अभी आप लोग ज़्यादा नहीं पिछड़े हैं, तो कवर कर सकते हैं और अपना अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए तो अब आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्कावती फल की संकर किस्म है। अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? तो जो अर्कावती होती है वो अंगूर की किस्म होती है, अर्कावती अंगूर की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश कीर्ति किस फल की उत्तम किस्म है? उन्नतशील किस्म है। तो गणेश कीर्ति किसकी किस्म होती है? ये होती है बेर की, गणेश कीर्ति बेर की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उमरान, कैथली, महरूम एवं गोला इत्यादि किस्में किस फल की हैं? तो ये भी आपकी बेर की किस्म है, ये भी आपकी बेर की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? इनमें से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? तो क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं। वैसे ही आप लोगों को बता दिया था, क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जिनकी तुड़ाई करने के बाद सड़ते नहीं हैं, जिनकी तुड़ाई करने के बाद सड़ते नहीं हैं। अगर उनको कच्चा भी तोड़ लिया जाए, एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था पे कच्चा तोड़ लिया जाए तो वो पक जाते हैं, वो होते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट जो तोड़ने के बाद सड़ जाते हैं उनको नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, कौन सा जोड़ा सही है? तो आम व केला एस क्लाइमेटिक फ्रूट हैं, आम और केला क्लाइमेटिक फ्रूट हैं। इनको तोड़ने के बाद ये पक जाते हैं, सड़ते नहीं हैं। और जो नींबू है वो आपका अगर आपने कच्चा तोड़ लिया तो वो सड़ जाएगा। और सेब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से होते हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जिनकी तोड़ाई करने के बाद वो सड़ते नहीं हैं, और जो सड़ जाते हैं जिन तोड़ाई करने के बाद वो आपके नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं। इतना आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेब के फलों में बूली एफिड कीट हेतु रोगरोधी मूलग्रंथ कौन सा है? सेब के फलों में बूली एफिड कीट हेतु रोगरोधी मूलग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपका नार्दर्न स्पाई, नार्दर्न स्पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकार्ट किस कुल का है? लोकार्ट की कौन सी फैमिली है? तो लोकार्ट की फैमिली है रोजेसी, लोकार्ट की फैमिली है रोजेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा फल एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत है? इनमें से कौन सा फल एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत है? तो वो है बारबडास चेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा फल वसा का धनी स्रोत माना गया है? तो वसा का धनी स्रोत कौन सा माना गया है? बादाम, बादाम जो है वो वसा का धनी स्रोत माना गया है, बादाम में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटोकिंग प्रोसेस किस फल वृक्ष में की जाती है? मोटोकिंग प्रोसेस किस फल वृक्ष में की जाती है? तो ये की जाती है केले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिट्रस फलों के बागों में कौन सी फसल अंतराशस्यन इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाई जाती है? तो जो सिट्रस फल होते हैं उनके बागों में पपीते को इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाते हैं। किसको उगाते हैं? पपीते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पंजी ऊतक क्षयी किस फल का हानिकारक शारीरिक है? तो ये किस फल का है? ये है आम का, आम का। यहाँ पे राष्ट्रीय फल लिखा हुआ है, तो राष्ट्रीय फल आप लोगों को पता है, राष्ट्रीय फल आपका कौन सा होता है? आम। तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय फल इसका सही हो जाएगा, आम का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय फल तो सब लोगों को ही पता होगा, या कोई ऐसा भी है जिसको राष्ट्रीय फल भी नहीं पता है? अगर कोई हो तो बताए।
वैसे राष्ट्रीय फल ये छोटी मोटी चीज़ तो ये तो सब लोगों को पता होगी। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पक्षी, ये सारी चीज़ें जो हैं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये तो छोटे ही पे पता लग जाती हैं। तो अब आपके जो क्वेश्चन आ चुके हैं ये हैं आपके फ्लावर साइंस के क्वेश्चन, ये हैं फ्लावर साइंस के क्वेश्चन। तो इनको देखते हैं। व्हाइट स्टार किस पौधे की उन्नतशील किस्म है? व्हाइट स्टार किस पौधे की उन्नतशील किस्म है? तो ये है डहेलिया की। व्हाइट स्टार जो है वो डहेलिया की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लैडियोलस में व्यापारिक प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कंद द्वारा, नहीं यहाँ पे कामर्स द्वारा, काम्स द्वारा। ग्लैडियोलस में व्यापारिक प्रसारण काम्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केस या फिस्टुला अमलतास में फूल आने का, केस या फिस्टुला अमलतास में फूल आने की अवधि है, फूल आने की अवधि है अप्रैल मई। फूल आने की अवधि कौन सी होती है? अप्रैल मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहार किस पौधे की उपयुक्त किस्म है? तो लहार किसकी उपयुक्त किस्म है? गुलाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत में गुलाब का कौन सा मूल वृंत प्रयोग में लाया जाता है? उत्तरी भारत में गुलाब का कौन सा मूल वृंत प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारा किस फूल की उन्नतशील किस्म है? महारा किस फूल की उन्नतशील किस्म है? तो ये है बोगेनविलिया की। महारा किसकी है? बोगेनविलिया की। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुवर्षीय पेरिनियल गुलदाउदी का वानस्पतिक नाम है। तो बहुवर्षीय पेरिनियल गुलदाउदी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो ये होता है क्राइसैंथेमम मोरफोलियम, क्राइसैंथेमम मोरफोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एवेन्यू ट्री में पीले फूल आते हैं? इनमें से किस एवेन्यू ट्री में पीले फूल आते हैं? तो पीले फूल किस में आते हैं? ये आते हैं अमलतास में, अमलतास में पीले फूल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवार्टोमिया डायवर्सिकाटा पेड़ के फूलों का रंग कौन सा होता है? तो इसके फूल का रंग कौन सा होता है? सफ़ेद। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कट फ्लावर भारतीय बाजारों में सर्वाधिक मात्रा में बेचा जाता है? तो कौन सा कट फ्लावर भारतीय बाजारों में सर्वाधिक मात्रा में बेचा जाता है? ये होता है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ को अद्भुत ट्री के नाम से जानते हैं? तो किस पेड़ को अद्भुत ट्री के नाम से जानते हैं? ये आप लोग हमें ऑफलाइन कमेंट में बताएंगे, हमको ये भी तो पता चल सके कि आप सभी लोग क्लास में हैं या नहीं हैं, मतलब कि क्लास को देख रहे हैं या वैसे ही चला के रख दिए हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमें ऑफलाइन कमेंट में देंगे। पता होगा आप लोगों को अद्भुत ट्री के नाम से किस फल को जानते हैं, अद्भुत ट्री के नाम से किस पेड़ को जानते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित मुगल कालीन ताजमहल किस सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये तो सब लोगों को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारादारी शब्द से अभिप्राय है, बारादारी शब्द से अभिप्राय है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित 12 दरवाजों से बनाई गई कैनोपी संरचना, मुगल काल में निर्मित 12 दरवाजों को कैनोपी संरचना, गुलाम वंश के शासकों की कैनोपी संरचना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बारादारी का अभिप्राय किससे है? मुगल काल में निर्मित 12 दरवाजों की कैनोपी संरचना, मुगल काल में निर्मित 12 दरवाजों की कैनोपी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर विलियम रॉबिन्स ऐसे प्रथम सम्राट थे जिन्होंने किसका विकास किया? तो किसका विकास किया था? वाइल्ड गार्डनिंग का, वाइल्ड गार्डनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारादारी किस बगीचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? बारादारी किस बगीचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो बारादारी प्रथा जो होती है वो मुगल गार्डन में होती है। बारादारी प्रथा किस में होती है? ये होती है मुगल गार्डन में। बारादारी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा
वो चबूतरा होता है उस पे बैठ के, मतलब वो इतना ऊंचा होता है जिससे नीचे से कोई अगर कुछ देखे तो उस पे दिखाई ना दे। तो जो कोई कार्यक्रम होता है तो वहीं पे पहले के जो मुगल गार्डन होता था वहाँ राजा रानी होते थे, तो वो वहीं पे बैठ के वो कार्यक्रम देखा करते थे और जो नीचे की जनता थी वो नहीं देखा पाती थी। तो इसी को बारादारी बोलते हैं, बारादारी यही प्रथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ पे यूज की जाती, किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है बारादारी, तो मुगल गार्डन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन किस व्यक्ति द्वारा बनवाया गया था। तो जो राष्ट्रपति भवन गार्डन है वो सर एडविन लुटियंस ने बनवाया था, सर एडविन लुटियंस ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंड गार्डन एक भूमिगत गार्डन है, इसे जापान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जापान में रियांजी नाम से जाना जाता है, रियांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल बाग गार्डन कहाँ स्थित है, लाल बाग गार्डन कहाँ स्थित है। तो जो लाल बाग गार्डन है वो बेंगलोर में स्थित है, लाल बाग गार्डन बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शालीमार गार्डन कश्मीर में किसके शासनकाल में निर्मित किया गया था। शालीमार गार्डन कश्मीर में किसके शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो ये किया गया था जहांगीर के शासनकाल में। शालीमार गार्डन जो है वो जहांगीर के शासनकाल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में कटे हुए फलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में कट फ्लावर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है नीदरलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कट फ्लावर का सबसे अधिक कैपिटा उपभोग कौन सा देश करता है। तो कट फ्लावर का सबसे अधिक कैपिटा उपभोग कौन सा देश करता है, ये करता है स्विट्जरलैंड। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुलाब के तेल का अधिकतम उत्पादन करता है। कौन सा देश गुलाब के तेल का अधिकतम उत्पादन करता है। तो कौन सा तेल नहीं, कौन सा देश, इनमें से कौन सा देश है। तो वो है बल्गेरिया, बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डहेलिया का वानस्पतिक प्रसारण करते हैं, डहेलिया का वानस्पतिक प्रसारण किसके द्वारा करते हैं, मतलब प्रोपेगेशन किसके द्वारा करते हैं। तो ये करते हैं कंदीय जड़ से, कंदीय जड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अवसर पर गुलाब के फूलों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो कौन सा महत्वपूर्ण अवसर है जब गुलाब के फूलों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो वैलेंटाइन डे। कब किया जाता है, वैलेंटाइन डे। ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच गेंदा है, एंड फ्रेंच गेंदा कैसा होता है। तो फ्रेंच गेंदा जो है वो त्रिगुणित होता है, फ्रेंच गेंदा त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केली का प्रवर्धन तरीका है, कॉम्स, राइजोम, कंद या प्रकंद। तो केली का प्रवर्धन तरीका क्या है, राइजोम। केले में जो प्रवर्धन किया जाता है वो राइजोम के द्वारा किया जाता है, प्रवर्धन या प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी अभी पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लैडियोलस किस फैमिली का पौधा है, ग्लैडियोलस किस फैमिली का पौधा है। तो जो ग्लैडियोलस की कौन सी फैमिली होती है, ग्लैडियोलस की फैमिली होती है इरिडेसी, इरिडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजत रेखा एक उत्परिवर्तित प्रजाति है, रजत रेखा एक उत्परिवर्तित प्रजाति किसकी है, ये है रजनीगंधा की, रजनीगंधा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरसोला किस पौधे की उत्तम किस्म है, अमरसोला किस पौधे की उत्तम किस्म है। तो ये चाइना एस्टर, चाइना एस्टर, अमरसोला चाइना एस्टर की उत्तम किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वीन एलिजाबेथ एक सामान्य प्रजाति है, क्वीन एलिजाबेथ एक सामान्य प्रजाति है, गुलाब की, गेंदा की, कार्नेशन की या डहेलिया की। तो क्वीन एलिजाबेथ किसकी एक सामान्य प्रजाति है, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो गुलाब की सामान्य प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, गुलाब की सामान्य प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूर किस पौधे की महत्वपूर्ण किस्म है, मयूर किस पौधे की महत्वपूर्ण किस्म है। तो मयूर किसकी किस्म है, ये भी आपकी
ग्लैडियोलस की किस्म है। मयूर जो है वो ग्लैडियोलस की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल साहनी किस पौधे की उपयुक्त किस्म है? बीरबल साहनी किस पौधे की उपयुक्त किस्म है? NVRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। जो बीरबल साहनी प्रजाति है वो NVRI लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित की गई है। NVRI के द्वारा विकसित की गई है बीरबल साहनी प्रजाति। NVRI कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो बीरबल साहनी किसकी किस्म है? तो जो बीरबल साहनी है वो है गुलदाउदी की किस्म। बीरबल साहनी गुलदाउदी की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाब की बंजारन प्रजाति किस समूह से संबंधित है? गुलाब की बंजारन प्रजाति किस समूह से संबंधित है? तो जो गुलाब की बंजारन प्रजाति है वो किस समूह से संबंधित है? वो है फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूसा बसंती एक उन्मुक्त परपरागित किस्म है। पूसा बसंती एक उन्मुक्त परपरागित किस्म किसकी है? तो ये है गेंदा की। किसकी है? गेंदा की। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बरगद का सबसे पुराना पेड़ किस बगीचे में स्थित है? बरगद का जो सबसे पुराना पेड़ है वो किस बगीचे में स्थित है? तो ये आप लोग बताएंगे, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, लालबाग गार्डन, एग्री हार्टी सोसाइटी गार्डन या उपरोक्त सभी में। तो जो बरगद का सबसे पुराना पेड़ है वो किस बगीचे में स्थित है? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, सेबलपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ये ऑप्शन सी होगा इसका, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, सेबलपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो आपके जो क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इसके फ्रूट साइंस के और वेजिटेबल साइंस के और फ्लावर साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए गए हैं, और एग्रोनॉमी के भी। तो अगर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अगर लगेगा ये आ सकते हैं, तो वो भी आपको करा दिए जाएंगे। और कल आपकी जो क्लास होगी उसमें आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 60 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपके जो जितने सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए, लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो ऐसे ही डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे शाम को टॉपर अमन सर। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन पाइए अपना। जितना आपको डेली का डेली कराया जा रहा है वो आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। मैं आपको डेली बताता हूँ कि जो आपको डेली कराया जा रहा है उसको आप डेली का डेली तैयार करते चलिए, क्योंकि अगर ढेर सारा हो जाएगा तो फिर आपका तैयारी में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप लोग डेली का डेली तैयार करते रहेंगे तो आप लोग अंदर से भी मोटिवेट होंगे कि हाँ, हमको इतना तैयार हो गया है। इसलिए आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। और अगर डेली का डेली तैयार नहीं करेंगे तो आपको अंदर से लगेगा अरे हमको तो कुछ भी नहीं आता है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। इसलिए आप लोग डेली का डेली तैयारी करते चलिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। द नॉलेज प्लाजा टीम आपके साथ है, तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।